हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्रिपल सी सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम के वो सवाल जो 2021 में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें इन सवालों की कि ये सवाल कहां से मिले हैं, तो ये सवाल हमारे उन टीचरों से मिले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम कंडक्ट कराने में साथ देते हैं, मतलब वहां पर ड्यूटी करते हैं, और उन बच्चों से मिले हैं जो हमारे बच्चे इस साल ट्रिपल सी का एग्जाम दिए हैं। तो इन सवालों के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है और इन सवालों को जनरली हम नहीं देखते हैं। दूसरी चीज जो मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि यहां पर देखिए, मैंने कहीं से क्वेश्चन उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया है कि आप आंसर देख लें और चले जाएं। इसको इस तरीके से बनाया गया है, इतने इंटरेक्टिव तरीके से, कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको याद होता चलेगा। और आखिरी में मैं आपको ये बता दूंगा कि आप जो है किस तरीके से अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए यहाँ पर जितने सवाल देखे उसमें से कितने आपको याद हैं और कितने नहीं हैं। उसके लिए भी मैं आपको कुछ अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई, मतलब कि जो सीपीयू होता है, डैश डैश नामक सिंगल चिप पर शामिल रहता है। इसके ऑप्शन हैं आपके, पहला स्लॉट, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, पोर्ट, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो सीपीयू होता है वो जिस चिप पर रहता है उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन। अब इस चीज को समझिए कि यहां पर आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बताने की कोशिश करें, कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप ऑप्शन देख के बताने की कोशिश करें, और तब भी ना आए तो आपके सामने ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इससे आपका दिमाग जगता रहेगा और आपको चीजें याद होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आइए दूसरे सवाल की तरफ। ASCII, EBCDIC और यूनिकोड, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आप जानते रहिए ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं हैं, ये हमारा फॉल्स है। अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तीसरा सवाल हमारा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में डेटा और निर्देशों को बाइनरी या टू स्टेट नंबरिंग सिस्टम के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब कि जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या उन्हें बाइनरी में समझा जाता है, बाइनरी सिस्टम में समझा जाता है? तो हाँ, अगर हम थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर की तो हमें पता होगा कि ये सही है, मतलब ये सब बाइनरी के रूप में ही वर्णित किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ कि क्या टेक्स्ट पर माउस रखकर खींचने से वो हाईलाइट हो जाता है? क्या ये सही है या गलत है? तो आपने कभी ना कभी इसको ट्राई किया होगा और ये सही है। अगर टेक्स्ट पर हम माउस रखकर खींचेंगे तो वो हाईलाइट हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि नोटबुक के सिस्टम यूनिट को अक्सर क्या कहा जाता है? नोटबुक जो होती है उसकी यूनिट्स को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है पीडीए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या इनमें से कुछ भी नहीं। बताइए क्या होगा? तो नोटबुक की सिस्टम यूनिट को कहा जाता है लैपटॉप। समझ में आया? लैपटॉप जो है नोटबुक की सिस्टम यूनिट का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ASCII, EBCDIC और यूनिकोड, मतलब पहले जिनके बारे में पूछा गया था, बाइनरी कोडिंग स्कीम है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हाँ, ये तीनों बाइनरी कोडिंग स्कीम हैं, मतलब कि ये ट्रू है। इसके बाद बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की कि निम्न में से तेज डेटा गति भेजने वाला केबल कौन सा होता है? मतलब जो ये चारों केबल आपको दिए गए हैं, इसमें से सबसे तेज कौन सा डेटा भेजता है? तो ये चीज दिमाग में आप रखिए कि जितने भी केबल होते हैं उसमें सबसे तेज हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होता है। तो कहीं भी केबल का क्वेश्चन आए कि सबसे तेज कौन सा होता है, तो आपको किसकी तरफ भागना है? ऑप्टिकल केबल की तरफ भागना है कि यही सही होगा जो सबसे तेज होता है। इसके बाद आठवां सवाल देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं क्या है? अब जो मेरा लेक्चर अटेंड करते होंगे, मतलब जो क्लासेस हम चलाते हैं, वो जानते होंगे कि वो क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में सही है प्रोग्राम, की कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संसाधन इकाई है? तो ऑप्शन हमारे सामने हैं सीपीयू,
रैम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। तो डेटा कहां पर प्रोसेसिंग होती है? तो ये सब आप जानते होंगे कि सीपीयू में ही सारी डेटा प्रोसेसिंग होती हैं। तो यहां पर सही जवाब है सीपीयू। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि जब फ्लैश रैम जो आपकी होती है, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी जो उसमें डेटा रहता है वो मिटता नहीं है। क्या ये सही है या गलत है? तो फ्लैश रैम की खासियत जान लीजिए कि बिजली जाने के साथ वो खत्म नहीं होता है। मतलब जो यहां पर कहा जा रहा है वो सही है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई मतलब सीपीयू या संसाधक माइक्रो प्रोसेसर नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि ये जो यहां पर कहा जा रहा है वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होता है? और ऑप्शन आपके सामने है इंसर्ट, डिजाइन, स्लाइड या व्यू। अगर आप नहीं भी जानते हैं इसका जवाब तब भी आप देखिए स्लाइड लेआउट कमांड कहां होगा? स्लाइड टैब में ही तो होगा। तो यहां पर सही ऑप्शन है स्लाइड टैब। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? और ऑप्शन है आपके सामने पावर पॉइंट, कैल्क, इम्प्रेस या नन। तो लिब्रे ऑफिस में जानते रहिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इम्प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? मतलब जो इम्प्रेस है वो किस तरह का प्रोग्राम है? क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है या इनमें से कोई नहीं? तो पहले क्वेश्चन पे ये निर्भर है और आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप डैश डैश और आपके ऑप्शन है कि स्लाइड शो कर सकते हैं, सिलेक्ट स्लाइड शो कर सकते हैं, स्लाइड शो नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए यहां पर क्या होगा? तो कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप सिलेक्ट स्लाइड शो कर सकते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या टूल्स। तो ये जानते रहिए कि अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है फॉर्मेट मेनू में। मतलब ए ऑप्शन यहां पर सही है। अगला कि माइक्रो प्रोसेसर को अक्सर सीपीयू कहा जाता है। तो ये कोई भी जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है वो बता सकता है कि ये चीज सही है। आपकी माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीरियल पोर्ट से डेटा का ट्रांसफर समानांतर पोर्ट से भी तेज होता है। तो बताइए क्या ये लाइन सही है कि सीरियल पोर्ट में जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो समांतर पोर्ट से भी तेज होता है? तो ये जो लाइन यहां पर कही गई है वो फॉल्स है। सीरियल पोर्ट में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो समांतर पोर्ट से धीमा होता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग की किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं? इंग्लिश में पढ़ना हो तो वो भी आप समझ सकते हैं अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो। और पैकेट स्विचिंग क्या होती है? तो जब डेटा नेटवर्क में जाता है तो कई टुकड़ों में बंट के जाता है। तो जो इन टुकड़ों में वो बंटता है उन्हीं को कहते हैं पैकेट स्विचिंग। तो बताइए टीसीपी होगा, वर्चुअल सर्किट, यूडीपी या इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहां पर सही जवाब है यूडीपी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन यहां पर डिस्कस हो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार आए हैं तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहां पर सही जवाब है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। मतलब ए ऑप्शन यहां पर सही है। पीएसटीएन का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए कि स्टोरेज उपकरण की क्षमता को साधारण रूप से बाइट्स में नापा जाता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो लाइन यहां पर कही गई है ये हमारी ट्रू है कि हाँ उन्हें बाइट्स में ही नापा जाता है। अगर देखिए ये तो देखिए क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे आपको आसानी से एग्जाम में पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हम लोग ट्रिपल सी का लेक्चर डालते हैं। अगर आपके पास टाइम हो
तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, वो बेशक आपकी नॉलेज बढ़ाएगी। और हर लेक्चर में मैं PDF डाल देता हूँ ताकि आपको बाकी की मेहनत न करनी पड़े। इसके बाद 22वां सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक डेटा संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन हैं CPU, मेमोरी, इनपुट उपकरण या आउटपुट उपकरण। तो डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं मेमोरी में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। इसके बाद 23वां सवाल है, CTRL-M से स्लाइड शो ओपन होता है? मतलब CTRL-M अगर आप क्लिक करें तो स्लाइड शो ओपन होगा? नहीं, ये चीज गलत है। CTRL-M से स्लाइड शो ओपन नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कीबोर्ड और माउस बिना तार के नहीं जोड़ सकते हैं? क्या कीबोर्ड और माउस बिना तार के जोड़ा जा सकता है? तो आप जानते हैं कीबोर्ड और माउस बिना तार के भी आने लगे हैं, वायरलेस आने लगे हैं। तो ये चीज गलत है कि उन्हें बिना तार के नहीं जोड़ा जा सकता, ये चीज फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में हर एक 0 और 1 को एक बिट कहा जाता है। अगर आप मेमोरी यूनिट का लेक्चर मेरा पढ़े होंगे तो ये चीज बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये चीज सही है कि बाइनरी नंबर के जो 0 और 1 होते हैं उन्हें एक बिट कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं कि सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को सिस्टम की इकाइयों से संचार करने देता है। और आपके ऑप्शंस हैं सिस्टम बोर्ड, मॉनिटर, माउस या इनमें से कुछ नहीं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस से, 8-9 साल के जो मैं CCC का एग्जाम देख रहा हूं, इनमें देखिए इनमें से कुछ भी नहीं। ये वाला जो ऑप्शन होता है ये बहुत ही रेयर से ही होता है। मतलब इनमें से कुछ नहीं दिखे और आपको वो सवाल ना आ रहा हो तो आप समझ लीजिए इनमें से कुछ नहीं तो लगाना नहीं है, ये तो आप हटा दीजिए। आपको 3 में से सिलेक्ट करना है। और इसमें अगर आप मॉनिटर को देखेंगे तो मॉनिटर तो ये काम करता नहीं है। माउस से आप क्या करते हैं पता ही है। बचा क्या? पहला सिस्टम बोर्ड। तो सिस्टम बोर्ड वो चीज है जो ये सारे काम करता है, तो वही सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब CCC का एग्जाम देंगे तो मुझे याद करेंगे उस टाइम जब ये सवाल आपके सामने आएगा। तो 2 दिसंबर वो तारीख है जब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसका बना हुआ होता है? मतलब जो कंप्यूटर में IC चिप होती है वो किस चीज से बनती है? सिलिकॉन से, क्रोमियम से, सिल्वर से या आयरन ऑक्साइड से? तो यहां पर सही जवाब है सिलिकॉन से। उसको सिलिकॉन के थ्रू बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब नई वर्कशीट बनानी हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? चलिए बताइए। तो आप यूज करते हैं शिफ्ट अल्टरनेट प्लस F1। पहला ऑप्शन क्या चीज? शिफ्ट अल्टरनेट प्लस F1 से नई वर्कशीट बनती है। इसके बाद 30वां सवाल, MS एक्सेल में डैश डैश ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान की मदद करता है। मतलब कि जो पहले से प्रिडिक्ट कर पाता है वो वैल्यू क्या होगी, वो कौन सा फीचर है? गो टू, रिप्लेस, गोल सीक या फाइंड? तो देखिए बाकी सबका तो यूज पता होगा। गोल सीक ही वो चीज है जिससे ये पहले से प्रिडिक्ट करने में, पहले से मतलब पूर्वानुमान करने में जो मदद करता है। इसके बाद देखते हैं 31वां मतलब 31st क्वेश्चन, RISC का क्या मतलब होता है? मतलब RISC का फुल फॉर्म क्या है? तो RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मतलब पहला ऑप्शन याद रखिएगा, RIC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बाद देखिए 32वां क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोसेसर के 2 मौलिक घटक कौन से हैं? अब देखिए इसमें मैंने दोनों ऑप्शन लेते आया, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU के लेक्चर में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये यूनिट हैं। तो यहां पर सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। और CCC में जान लीजिए 10 सवाल अगर आ रहे हैं तो उनमें से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन 8 बार सही होता है। मतलब 10 में से 8 बार अगर ऑल ऑफ दीज लिखेंगे, आप अंदाजा से लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा।
ठीक है, ये तो गलत बात है कि टीचर ऐसे बता रहा है, लेकिन ट्रिपल सी का ये पैटर्न समझ लीजिए कि ऑल ऑफ दीज बहुत ही ज्यादा बार ये सही होता है। तो अंदाजा भी आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, और नन ऑफ दीज बहुत कम सही होता है ट्रिपल सी में। ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए, यकीन मानिए 10 में से 8-7 बार आप सही ही होंगे। उसके बाद देखिए 33वां क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रकार हैं। देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो सही जवाब क्या है कि ये सभी एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर चिप के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी की अधिकतम इकाई है, मतलब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ी इकाई कौन सी है, गीगाबाइट, बाइट्स, मेगाबाइट या किलोबाइट। तो ये तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि गीगाबाइट होता है। सबसे छोटा बिट निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट। उसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है, और आपके ऑप्शन है ASCII, रैम, TCP/IP या DBA। तो यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर एक ट्रैक फिल इन द ब्लैंक्स नामक कुछ वेज की आकृति वाले हिस्से में बटा रहता है। तो किस आकृति में वो बटा रहता है? ऑप्शन है गोल, इनमें से कुछ नहीं, ट्रैक या सेक्टर्स। तो सही जवाब यहां पर है सेक्टर्स। ठीक है, अगला देखिए 37वां सवाल क्या कहता है कि क्या हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है? हार्ड डिस्क जो आपकी होती है क्या उसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है? तो हाँ, आप ये जानते हैं कि हार्ड डिस्क जो है लाइट जाने के साथ नहीं जाती, नॉन वोलेटाइल होती है और ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये सीरीज देख के लग रहा हो कि ट्रिपल सी जैसे एग्जाम के लिए भी कोई क्वालिटी एजुकेशन लाया जा रहा है और ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो और पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ कि लाइनेक्स एक कमांड लाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। क्या ये सही बात है कि लाइनेक्स जो है कमांड लाइन एप्लीकेशन सिस्टम है? तो नहीं, ये गलत बात है कि लाइनेक्स कमांड लाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईपी का प्रत्येक हिस्सा 1 से 64 तक होता है। तो नहीं, ये गलत बात है कि 1 से 64 तक नहीं होता, 0 से 255 तक होता है। तो ये लाइन फॉल्स है कि आईपी का प्रत्येक हिस्सा 1 से 64 तक ही होता है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि 120 MB अथवा 240 MB क्षमता वाले सुपर डिस्कों का उत्पादन इमेसन द्वारा किया जाता है और आपके ऑप्शन है जिप डिस्क, नैनोफेबर, सुपर डिस्क या हाई FD डिस्क। तो यहां पर सही जवाब है सुपर डिस्क। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है और आपके ऑप्शन है हार्ड डिस्क पैक, फ्लॉपी डिस्क, CD, नैनोफेबर। तो ये चीज आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा स्टोर तो हार्ड डिस्क में ही होता है और कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क आप बदल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, हार्ड डिस्क पैक्स। इसके बाद 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि MS Excel में हैश नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब होता है? अब अगर मान लीजिए MS Excel में ये चीज दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मूला एरर है, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें गलती है आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क बदले जाने वाले स्टोरेज मीडिया होते हैं, मतलब फ्लॉपी डिस्क को क्या बदला जा सकता है, रिमूवेबल होते हैं? तो हाँ, ये रिमूवेबल होते हैं, मतलब ये जो कहा जा रहा है वो सही है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है कि डिस्क पर स्थित बहुत सारे गोलाकार क्षेत्रों में से एक है जहां पर डेटा को मैग्नेटिक तौर पर लिखा जाता है, मतलब अ ट्रैक ऑन अ डिस्क इज द वन ऑफ द मेनी सर्कुलर रिंग शेप्ड एरिया वेयर डेटा इज रिटन मैग्नेटिकली। तो ये क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। ये जो चीज कही जा रही है ये सही है। इसके बाद देखते हैं 45वां क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और आपका ऑप्शन है सभी स्लाइड को क्या एक साथ देखने के लिए, सभी स्लाइड का प्रबंध करने के लिए, सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, या इनमें से सही। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल इन सभी चीजों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। तो पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशन होता है .pptx, ठीक है, .pptx। और एक चीज और जानिएगा, सभी फाइल का एक्सटेंशन नेम याद कर लेंगे तो 100 में से आपको 1-2 क्वेश्चन तो वही मिल जाने हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पारंपरिक फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB 31/2 इंच का डिस्क होता है, तो क्या यह सही है? तो हाँ, ये जो बात कही जा रही है वो सही है कि पारंपरिक फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB 31/2 इंच का डिस्क होता है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक संग्रहण नॉन वोलाटाइल है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब अपने आप ये खत्म नहीं होता है। तो हाँ, ये बात सही है, जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं सब नॉन वोलाटाइल हैं। इसको हम अपने CCC की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगला देखते हैं कि CD रोम का क्या मतलब है, मतलब ये कहना चाहता है कि CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका CD रोम का वो फुल फॉर्म होता है। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में IP एड्रेस का आकार क्या होता है, और आपके ऑप्शन है 2 बाइट्स, अब यहां पे देखिए बाइट्स है, बिट्स नहीं है, 4 बाइट्स, 6 बाइट्स, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं अगर होगा तो इसे आपको हटा देना है। अब यहां पर क्या सही है, 4 बाइट्स होती हैं, ठीक है, 4 बाइट्स या 32 बिट। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो कि इन दिए गए 50 सवालों में से आप कितने आप लगा सकते हैं, कितने नहीं लगा सकते, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं इन सारे क्वेश्चनों को MCQ फॉर्म में आपको दे दूंगा, और आप उसको प्रैक्टिस करके चेक कर लीजिएगा कितना आपको याद है और कितना नहीं याद है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही लेक्चर मैं आगे कंटिन्यू करता रहूंगा, जो CCC में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।